नमस्कार, गुड मॉर्निंग चितकारा। आज हमारे साथ बहुत विशिष्ट कलाकार, एजुकेशनिस्ट और हमारे साथ म्यूजियम एक्सपर्टीज है। पैनल डिस्कशन में शीर्षक है रिसेंट ट्रेंड इन आर्ट सिनेरियो इन इंडिया एंड अब्रॉड। सर, हमारे साथ पैनलिस्ट वन प्रोफेसर विद्यासागर उपाध्याय सर है, एजुकेशनिस्ट एंड आर्ट प्रोमोटर। सर, चितकारा यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। अनदर पैनलिस्ट हमारा मिस्टर विनय शर्मा, आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम राजस्थान ललित कला एकेडमी एंड म्यूजियम एक्सपर्टी। सर, स्वागत है चितकारा यूनिवर्सिटी में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल विद्यासागर उपाध्याय सर से। सर, आर्ट एजुकेशन को आपने बारीक से देखा, आर्ट सिनेरियो को, इंडियन आर्ट सिनेरियो एंड अब्रॉड सिनेरियो को आपने देखा। इंडिया का आर्ट का जो पहला जो सिनेरियो था, आज की परिप्रेक्ष्य में उसको किस रूप से आप देखते हैं? मैं सोचता हूँ 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में समय का जो फेर है, समय का जो बदलाव है, वही हमारे आर्ट एजुकेशन में, आर्ट इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई में आज के विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार बदला है जी। और वो बदलना स्वाभाविक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, विचार बहुत बदल गए हैं, लोगों की मनस्थिति काफ़ी बदल गई है और समय की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ी है। जी जी। पहले हम बहुत शांति से, बहुत तसल्ली से हम इंतज़ार करते थे कि हमें ये चीज़ मिलेगी, तो उसके लिए एक समय होता है जी। पर आज के जनरेशन में, आज के समय में इतना इंतज़ार किसी के पास नहीं है और त्वरित रिजल्ट की इच्छा करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की जो मनस्थिति है, दोनों की जो अप्रोच है, उसमें बेसिक फ़र्क है। सर, ये फर्क उसी टाइम जो आर्ट एजुकेशन था, मैं एजुकेशन से शुरू करूंगा, ये आर्ट फील्ड में जो प्रैक्टिसिंग था, आज उसकी परिचय में, उस टाइम तो वो तो समसामयिक था और आज की टाइम में जो आर्ट का प्रैक्टिस है या एजुकेशन सिस्टम है, आज भी वो समसामयिक है या यानी कंटेम्प्रेरी है। सर, दोनों में आप टेक्नोलॉजी की बात करें और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोलॉजी, उस बारे में क्या परिवर्तन आया है? देखिए, बेसिक परिवर्तन कभी भी कुछ भी नहीं आता है। जी सर। एजुकेशन एजुकेशन है, नॉलेज नॉलेज है। आपको एजुकेशन प्राप्त करने के विभिन्न रूप हैं, वो कभी कभी बदलते हैं और कभी कभी उसमें हम जो है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी ये समय ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिस्ट और आर्ट एजुकेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं जी। तो इस समय को थोड़ा चैलेंजिंग हम देंगे और ये ट्रांजिट पीरियड में मानता हूं। अच्छा। अभी हम किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम ये कह दें कि जैसे हम पहले हम कहते थे कि आर्ट एजुकेशन इस तरह से होता है, आर्ट एजुकेशन के ये रूप है, आर्ट एजुकेशन को हम इन तरह से, इन रूपों में हम देख सकते हैं, इसके इस तरह के रिजल्ट हमें आते हैं, ये सब हम देख रहे थे। तो वो उस समय की बात थी, हमारे पास में ज्यादा समय था या हमारे पास में प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो धीरज था जी। हम थोड़ा धीरज से काम कर लेते थे, तो ये सारी चीज होती थी जी। आज हम जो है वो स्टूडेंट को देखते हैं तो उनको फास्ट तो सारी चीजें मिलती हैं। जब वो इंटरनेट पे देखते हैं तो तुरंत ही उनको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाता है जी। जो हम 5 साल में पढ़ाते थे वो जो है वो 5 दिन में शायद पूरा अपने इंटरनेट पे देख लेता है। तो वो चैलेंजेस जो है वो आज के एजुकेशन में थोड़े ज्यादा है। इसी तरह से कंपटीशन भी बढ़ गया है। इसी तरह से जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे आर्ट के, वो भी चेंज हुए हैं। तो ये सारी चीजें बदली। सर, जैसे कि हमारा विद्यार्थी के बारे में आपने जिक्र किया, विद्यार्थी के बारे में आपने समझा, विद्यार्थी का जो पहले से आता है प्रथम फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो किस प्रकार उसको करते थे और करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा जिक्र। सबसे पहली चीज ये है कि जो स्टूडेंट हमारा आर्ट एजुकेशन के लिए आ रहा है उसका टेम्परामेंट क्या है जी। पहले में और आज में बेसिक फर्क यही है। पहले जब स्टूडेंट आता था तो 90% स्टूडेंट्स को यह नॉलेज नहीं होता था कि उसको आर्टिस्ट बनना है जी। या उसका आर्ट फील्ड में क्या क्या चीजें उसको करनी होगी। पर आज का विद्यार्थी शायद अपने आरंभिक शिक्षा से ही अपने करियर के लिए जो है वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, कमिटेड कमिटेड है ना। तो इसलिए उसको ये मालूम है कि मैं फाइन आर्ट क्यों ले रहा हूँ,
और फाइन आर्ट के किस ब्रांच में जाना है, या मुझे मेरे लाइफ में आगे मेरा गोल क्या है और मुझे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ती है जी तो वो समय आज का है और उसके लिए वो तैयार रहता है। जी बात आती है वो चैलेंजिंग बात टीचर की आती है। जी स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स का भी एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज है। आर्ट एजुकेशन का टीचर को हमेशा चैलेंज का सामना करना पड़ा है, पहले भी और आज भी, जी सर, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही तरह से उसको अपना मनस्थिति उसके साथ बदलना जोड़ना पड़ेगा। पड़ता है। हाँ जी, इंडिविजुअल अटेंशन देना क्योंकि पड़ेगा। यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट है। जी अगर सर। आपने एक मास की तरह एजुकेशन दिया तो वो जो है वो आर्ट एजुकेशन नहीं होकर के एक क्राफ्ट का एजुकेशन हो जाएगा, या एक हम हैंडीक्राफ्ट बता रहे हैं, इस तरह का होगा। इसलिए जब इंस्टीट्यूशंस में जब जाता है तो इंडिविजुअलिटी को उसको प्रायोरिटी दिया प्राइज जाए। दिया। थैंक यू सर। विनय सर, आप एक ललित कला अकादमी राजस्थान से आप लीड कर रहे हैं। आप काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं सर। जो हम लोग एजुकेशन को छोड़कर जब आर्टिस्ट बडिंग आर्टिस्ट जब फील्ड में आता है उसको किस किस प्रकार का पॉसिबिलिटीज़ दिखता है एंड क्या क्या चैलेंजेस होता है उसके लिए? मैं पहले की बात करता हूँ। पहले कोई भी विद्यार्थी या कोई भी उसको अपने फ्यूचर का इतना तनाव नहीं रहता था, एक सहजता के साथ वो अपना जीवन चलाता था। लेकिन एक दौर आया जब कला ने अपना एक मुकाम हासिल किया, समाज में एक स्थान पाया और विद्यार्थी भी कला के प्रति जागरूक होने लगा। उसको लगने लगा कि मुझे इसमें भविष्य दिखाई देता है और इस ओर अग्रसर हुआ। चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, ये इतना आसान विषय नहीं है। लोग बाग सोचते थे कि डॉक्टर इंजीनियर में पढ़ाई विशेष होती है, मेहनत करनी पड़ती है, पर उससे ज़्यादा मेहनत कला में होती है, फाइन आर्ट में होता है। फाइन आर्ट में होती है। और वहाँ एक सोच आगे चलता है, एक विचार के साथ ये शिक्षा चलती है। इसमें आप गुणा भाग नहीं करते, ये भावनात्मक और मन से चलने वाली कला है, मन से। और जहाँ जिस समाज में कला को स्थान मिलता है वो समाज जीवंत रहता है। वाह जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो विद्यालय, वो महाविद्यालय भी जीवंत रहता है जहाँ कला को एक तरहीज दी जाती है, उसको एक प्राथमिकता दी जाती है। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ इस महाविद्यालय से, इस विश्वविद्यालय से, चितकारा विश्वविद्यालय से, जो कला के लिए इतना कुछ करता है जी। तो निश्चित रूप से इस तरह के शिक्षण संस्थाएं जब होंगी, विद्यार्थियों को ऐसी जगह मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हमारा भविष्य उज्जवल है। और मैं देखता हूँ एज एन आर्टिस्ट, और ललित कला अकादमी में भी जब कलाकार आते हैं तो ये कहते हैं कि अब हमारा भविष्य कला में भी सुनहरा है, जो एक समय नहीं हुआ करता था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कला के लिए, कला विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए भी। सर चैलेंजेस क्या क्या आता है, क्योंकि जब बडिंग आर्टिस्ट जब प्रोफेशनली में आता है उसके लिए क्या क्या कठिनाई आता है और किसको वो ओवरकम करके आगे बढ़ता है? सबसे बड़ी कठिनाई हमारे समाज की होती है, जो अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले समाज की दृष्टि को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की दृष्टि को बदलें, उनके सोच को बदलें, उनके विचारों को बदलें। वो सीधे चित्र में वो चीज़ देखना चाहते हैं जो उन्हें सहजता से मिल जाती है। जी, हमारा आग्रह है, मेरा आग्रह है समाज से, खासकर उन दर्शकों से जो एप्रिशिएट अभी भी कला को नहीं कर रहे हैं, वो देखें, भावनाओं को समझें। कलाकार के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उसके साथ अभी जुड़ाव इतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो जब तक समाज सुसंस्कृत नहीं होगा, कला को वो स्थान मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इस चैलेंज को भी कलाकार स्वीकार कर रहा है और वो समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से आगे कुछ नया दौर आएगा जी, और लोग भी समझेंगे और कलाकार भी। सर मेरा आपको इसी संदर्भ में ललित कला एकेडमी का क्या क्या भूमिका रहता है, क्या प्लेटफॉर्म देता है नया कलाकार के लिए, प्रोफेशनल कलाकार के लिए, उस बारे में थोड़ा आप। जितनी भी कला संस्थाएं हैं वो केवल स्थान उपलब्ध करा सकती है, मंच उपलब्ध करा सकता है। उस पर प्ले करना, उसको उपयोग में लेना, वो कलाकार की अपनी एक खुद की एक सोच और एक विचार होता है। जी, ललित कला अकादमी कई आयोजन करते हैं, कलाकार और समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कला मेला हुआ या और भी कई जो कला के आयोजन हैं।
तो उसमें सीधा जुड़ाव दर्शकों से कलाकार का जी। करवाने का प्रयास करता है। एक मंच है, जी। एक मंच है, पर उस मंच में प्ले तो कलाकारी करेगा ना। जी जी जरूर जरूर। तो ये प्रयास जैसे कि आपने एनुअल एग्जीबिशन करते हैं, सेमिनार करते हैं, और क्या क्या आपने रिसर्च के बारे में या जो एडवांस लेवल में एक्सचेंज प्रोग्राम क्या क्या है नहीं, अभी हमारा एक चल रहा है कंप्यूटर और इसको लेकर के कला, न्यू किस मीडिया, तरह से न्यू मीडिया आर्ट, Yes. तो उसके हम वर्कशॉप करते हैं, जी, बच्चों को सिखाते हैं। एनिमेशन कोर्सेज अभी हमने चला रखे हैं। जी जी तो कला को किस तरह नई तकनीक के साथ जोड़कर समाज को परोसें, समाज में लाएं, तो ये सारा प्रयास अकादमी करने का प्रयास कर रही है। जी जी जरूर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ललित कला एकेडमी, मैंने खुद आपका जो राजस्थान ललित कला एकेडमी में लास्ट टाइम आप विजिट किया था, देखा था, बड़ा सुंदर रूप से आपने गैलरी बनाया, उनके लिए कॉन्फ्रेंस रूम है, गेस्ट रूम है, और अतिथि को आप बहुत दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी आप उनको सारे चीज़ ध्यान रखते हैं, ताकि देश से विदेश से बहुत सारे कलाकार इसमें से मंच प्रदान करते हैं, उसमें बेनिफिट मिलते हैं। सर, अभी मेरा सवाल है विद्यासागर सर से। सर, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को इनिशियली जब वो फील्ड में आता है, एग्जीबिशन करता है, क्या क्या विषय पे उसको ध्यान देना है और क्या क्या कठिनाई उसको आता है, उसको ओवरकम करना है? चाहे ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे सेरामिक हो, क्या क्या चीज़ पे उनको, जब वो प्रोफेशनली फील्ड में आता है, क्या क्या चीज़ पे उसको ध्यान देना पड़ता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है वो एक सामयिक प्रश्न है। आज का विद्यार्थी जो फाइन आर्ट में आता है, उसका सबसे पहले चैलेंज, जैसे अभी विनय जी ने कहा कि सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे हम जो है वो हट करके आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही हम बात करते हैं। जी। जबकि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेचारा आर्टिस्ट जो अपना काम कर रहा है, सोसाइटी में जो अपना समय दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, अपने विचारों को सामने लेकर के आ रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है जी, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है जी, पर उस ड्यूटी का जो रिवार्ड है, उस ड्यूटी का जो रिटर्न है जी, वो उसके भी तो उसको आशा है। जी जी जरूर। मैं अगर 50-55 साल से आर्ट कर रहा हूं जी तो आज भी मुझे ये कहना पड़े कि मैं आर्टिस्ट हूं और मैं आर्ट कर रहा हूं और मेरी आर्ट में ये है और मुझे ये करना है, तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति मेरी और नहीं हो सकती। जी 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 सोसाइटी ने जो इतने सालों से मेरा काम देख रहे हैं, इतने सालों से एग्जीबिशंस देख रहे हैं, जी, तो मुझे इतना भी नहीं समझ सके या इतना समझने की कोशिश ही नहीं की जी कि जो है वो विद्यासागर क्या है जी या उनके कला में क्या चीज है। जी। तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि आर्ट को 100% लोग स्वीकार करें, जी, किसी के भी आर्ट, कोई भी फर्क कोई नहीं हो सकता 100% का आर्ट में, कभी नहीं। आर्ट क्या किसी फील्ड में नहीं हो सकता। जी तो आर्ट तो और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जी, या दिल के नजदीक है पर दिमाग से दूर है। वाह बहुत सारे लोग जो है वो दिल से नहीं देखते, दिमाग से देखते हैं, जी, जी। तो इसीलिए वो आर्ट से दूर होते जाते जी। हैं। मुझे मालूम है एक हमारे बहुत वरिष्ठतम कलाकार थे, जी, जब मैंने पहली एग्जीबिशन की थी तो उन्होंने प्रश्न किया था, ये तो सब ठीक है पर ये क्या बनाया है? वो मैं बात कर रहा हूं 69 की। अच्छा, और जब उनका आखिरी काल था, वो 100 साल के हुए, जो उसका 99 के थे या 98 के होंगे, तो जब वो मेरे एग्जीबिशन देखने आए, शायद वो कई एग्जीबिशन देख चुके थे, कई काम देख चुके थे, जब वो देखने आए तब भी उनके मन में यही प्रश्न था, क्या बनाया? मैंने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप मेरे काम को देखने आए और इतना समय आपने मुझे दिया, मैं इससे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। सर उस बारे में मैं बीच में, क्या आर्ट को देखने के लिए एक प्रक्रिया है? तो सीइंग, कहते हैं ना, देखने का नजरिया भी चाहिए आर्ट का, कला का। काफ़ी टाइम में हम कहते हैं कि आर्ट अप्रिसिएशन एक कोर्स भी है, हम लोग भी चलाते हैं, आर्ट अप्रिसिएशन, हाउ टू सी दी आर्ट। ये बेसिकली मीडिया पीपल के लिए है, आम जनता के लिए है। क्या एक आर्ट को देखने के लिए भी एक कला है? आप मानते हैं सर इसको? ऊपर वाले ने दी है हमें वो कला। जी सर। जब हम सुनते हैं जी तब हम पूछते नहीं हैं
चिड़िया की आवाज सुनते हैं तो हम ये नहीं कहते कि क्या बोल रही है। जब हम समुद्र के किनारे या नदी के कलकल को हम आनंदित होते हैं, हवाओं के झोंकों को हम करते हैं, तब हम कभी नहीं ये प्रश्न करते। इंद्रधनुष को भी जब देखते हैं हाँ, ये सारी चीजें दुनिया के इतने अजूबे हम देखते हैं क्या है? और जो वो रहस्य आज तक भी बना हुआ है, तब भी हमने कभी ये नहीं कहा। और किसी के आर्ट को देख करके हमें समझ में नहीं आया। आप समझ क्यों रहे हो? आप देखिए इसको, आप देख करके आनंद लीजिए। समझने के लिए तो साइंस है, यस, समझ के लिए तो वो भौतिक शास्त्र आप पढ़िए, उसमें जो है वो समझने के और बहुत सारे जोड़ तोड़ है। पर आर्ट में तो देखने के लिए है, विजुअल प्लेजर, म्यूजिक को सुनने के लिए है, लिटरेचर को पढ़ने के लिए है, और वो सब आपको सीधे दिल तक जा रहे हैं। बीच के रास्ते आप जो है वो कम कर दीजिए, तो आपको सीधा हाईवे जो है वो दिल तक लेके जाए। तो वो उस चीज से हम जो है वो कर रहे हैं। अगर हम जिस रोज जी ये देख लें कि मैं केवल देखने के लिए जा रहा हूं, हाँ मुझे कुछ नहीं समझना है, हाँ, तो आप प्रकृति का आनंद लेंगे, आह, आप मनुष्य के स्वभाव का आनंद लेंगे, वाह, और आप कला का भी आनंद लेंगे। कला का भी वो लेना हम चूक जाते हैं, तो हम कला को, जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले जो एक बात की कि 100 साल की उम्र में भी उनके पास प्रश्न वही था। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरे एक एग्जीबिशन में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो देख करके सारी, मैंने 50 पेंटिंग लगाई, 50 पेंटिंग देखने के लिए वो 5 मिनट मुझे देता है, तो मैं धन्य हो गया। आह, मेरा काम तो पूरा हो गया। मैंने उसके लाइफ के 5 महत्वपूर्ण पीरियड्स, 5 मिनट्स जो है मैंने उसके ले लिए, या मेरे आर्ट ने ले लिए, और उसने अपना 5 मिनट जो है वो सुकून से देखा। जी तो व्यक्ति को 5 मिनट सुकून के मिल जाए, उसको कहते हैं आर्ट। जी जी। विनय सर, इसी श्रृंखला में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या आर्ट को देखने के लिए एक तो साधने जो कह के ऊपर वाले ने दिए, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसके हिसाब से आनंद लेंगे। क्या इसका हम लोग एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए प्रोफेसर हिसाब से मेरा जिज्ञासा ये रहता है, क्या इसको हम प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं? देखने का, कला को देखने का प्रक्रिया को प्रैक्टिस कर डेवलप करना, आप उसको क्राफ्ट की ओर ले जाते हैं कई बार। ये पूरी भावनात्मक है, कला पूरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। सर ने जैसे बताया कि आपके मर्म को स्पर्श करे, आपके अंदर जाए, हृदय को थोड़ी सी, हृदय में हलचल करे। देखो, दिमाग तो सातिर होता है, हृदय कभी सातिर नहीं होता। वो चीज़ें देखता है जो वास्तविक होती हैं, वास्तविकता को पहचानता है और उसको फिर विश्लेषित करता है। दिमाग कहीं गुणा भाग करने लग जाता है। जी, तो कला वही है जो आपके हृदय को स्पर्श करे, हृदय तक पहुँचे। और वही तो सर ने जैसे कहा, प्रकृति है, चिड़िया बोलती हैं, कौन सी भाषा बोलती है, केवल हम उसकी चहचहाहट को स्वीकारते हैं, उसको वो करते हैं। कला में उसको भी हम तारीफ करते हैं, वाह कोयल का आवाज है ना, कंपेयर करते हैं। पर जब आर्ट के बारे में आ जाता है, सडनली स्टेटमेंट देते, समझ ही नहीं आया जबकि इंद्रधनुष को देख के हम आनंदित होते हैं, थोड़ा टाइम ठहर जाते हैं आनंद लेने के। सेम चीज जब आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट का कलर का स्प्रेड करता है, कहते ये क्या है? ये तो सर एक निरंतर एक जो उलझा हुआ या सुलझा हुआ एक सवाल तो रहेगा। विनय सर, मेरा ये कि हमने देखा कि आर्ट को आपने इसको ये प्रैक्टिस को आपने खुद डेवलप किया, हमने देखा और सुना भी बहुत सारे लोग। आपने अपनी एक पूरा जिंदगी एक एज एडमिनिस्ट्रेटर ललित कला एकेडमी राजस्थान के साथ साथ आपने देश में अंतर्जातीय स्तर में भी आपने काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम किए। तो वो सारे किस प्रकार से करते हैं, उसमें हमारा समाज को क्या बेनिफिट होता है सर? देखो, कला आदान प्रदान की चीज़ क्या, एक विचार होते हैं, जिन विचारों का आप आदान प्रदान करते हैं तो कला अपने आप निखर कर आती है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम एक दूसरे की जगह को, एक दूसरे के स्थान को नहीं पहचानेंगे, उसको महसूस नहीं करेंगे, तो कला में भी हम महसूस नहीं करा पाएंगे। तो मेरा ये शुरू से ही रहा है कि आप एक्सचेंज करें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आप ग्रहण करेंगे और अपने विचारों को आप उनको देंगे। तो आदान प्रदान से कला विकसित होती है। एक दूसरे के विचार जब जाते हैं तो परिपक्वता उसमें आती है। तो मेरा यही मानना है कि आप कला को जितना एक दूसरे स्थान पर ले जाएंगे या लाएंगे,
तो आपका भी और उनका दोनों का ही भला होगा। मेरा एक और मानना है कि समाज के साथ शुरू से ही कला का एक बड़ा वो रहा है। पहले घर घर में कला होती थी, जी पूरे समाज में कला का एक ऐसा दौर चलता था कि सुबह शाम सब जगह कला में जीते थे। जी अब बर्तन भी होते थे, उनमें भी कलाकारी हुआ करती थी। जी घर में मांडने मानते थे। बिना अतीत को जाने, बिना अतीत के बारे में सोचे आप अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमें उस ओर जाना ही होगा। जी जी तो जब तक हम उन भावनाओं को, जिनमें शुद्ध रूप से कला होती थी, उस समय ये भौतिक संसाधन नहीं थे, उस समय कला जीवन को प्रसन्न रखने का बहुत बड़ा साधन थी। जी आजकल उन साधनों में कमी कर हम भौतिक साधनों की ओर जा रहे हैं। कार अच्छी चाहिए, जी टेलीविज़न ऐसा चाहिए, सपाट टेलीविज़न जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं। पहले टेलीविज़न देखो, पहले के रेडियो आप देखो, कितनी सुंदर उनकी बनावट। एक रेडियो पूरे घर को संयोजित करता था, उसमें कलाकृति भी होती थी, उसमें आवाज़ भी होती थी। ऑडियो विजुअल दोनों का एक उदाहरण था रेडियो। आजकल उन सब चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, जीवन को सपाट कर दिया, कला को दूर करते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मन में जो एक डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया है। तो कला के साथ जीवन जियो, आप खुशहाल जीवन जिएंगे। कला को छोड़ेंगे, निश्चित रूप से निराशा आएगी। सर, निराशा तो आने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग जैसे विद्वान लोग और चिंतन व्यक्ति, तो जैसे कि आपने एक अपनी स्वयं प्रचेष्टा में एक बहुत बड़ा विशाल एंटीक म्यूजियम बनाया। आई थिंक मैंने जो देखा हूँ, नियर मोर देन 1000 रेडियो है आपके पास, एंटीक कलेक्शन है। सर, ये जुनून कैसे पैदा हुआ? आप तो आर्टिस्ट में व्यस्त रहते थे, मस्त है, और ये संग्रह करने का ये प्रक्रिया कब शुरू हुआ और इसका लक्ष्य क्या था? आपके मन में कैसे उसका आया और क्या इसका भविष्य आप देखते हैं? बचपन में जब इन चीज़ों के साथ मैं जीता था तो उनको मैं एहसास करता था, उनको मैं फील करता था। वो भावनाएं मेरे मन में उसी समय से कहीं न कहीं आती रही। जब मैं पढ़ता था तभी मेरी वो होती थी कि पुरानी चीज़ों में कितनी लय है, कितना रिदम है इनमें। तो उस रिदम की ओर आकर्षित हुआ और मैंने सोचा क्यों नहीं समाज को, आगे भावी पीढ़ी को उन सब चीज़ों से मैं रूबरू करूं, उन सब चीज़ों से अवगत कराऊं जिन चीज़ों ने उस समय समाज को जीवंत रखा। जी जी। तो इसी उद्देश्य से उसका सर मेंटेनेंस भी है, आपने उसका टैगिंग कर रहे हो। मेरा एक पीएचडी स्कॉलर सौभाग्य से आपने इंटर्नशिप करने के लिए, म्यूजियम का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपने उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दिए। सर, ये इसका आगे क्या देखते हैं और आगे का योजना क्या है आपका म्यूजियम को लेकर? हमारे सुनहरे अतीत से भावी पीढ़ी को अवगत कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है। उस कला से, उस जीवन शैली से परिचय करवाना मेरा उद्देश्य है। और एक भावना कि किस तरह हिल मिल कर वो सब रहते थे। जो टूटन अभी आ रही है, टूटता समाज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बड़ा अजीब सा दौर चल रहा है अभी। जी जी। उन चीज़ों से हम अपने आप को विमुख करते जा रहे हैं। जी। मेरा ये मानना है, क्योंकि वो अतीत राग स्टूडियो जहाँ अतीत गाता गुनगुनाता है और उन सब चीज़ों का एक जो मेल मिलाप है, उन तपी हुई चीज़ों का योगदान उस स्थान पर है। वहाँ जो भी जाएगा उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मेरा यही मानना है कि युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अतीत के माध्यम से मिले। इसीलिए मैंने ये स्टूडियो अतीत राग बनाया है। ये म्यूजियम नहीं, ये उन तपी हुई चीज़ों का एक संग्रह है, उनका मेल मिलाप है, जो समाज को बहुत कुछ आगे देगी, हमारी युवा पीढ़ी को आगे कुछ नई सीख देगी, हमारे अतीत से अवगत कराएगी। अब मेरा विद्यासागर सर के से आग्रह है कि आपने चितकारा में दिन बिताया है, चितकारा का विद्यार्थी से आपने मिले, चितकारा फाइन आर्ट का प्रोफेसर से मिले, हमारा कैंपस में मीडिया स्कूल आज सुबह आपने विजिट की। सर, आपका अनुभूति कैसा रहा चितकारा यूनिवर्सिटी में? अगर मैं सही कहूँ तो मैं जब घर से निकला था, या मैंने ये इन्विटेशन रंजन जी का एक्सेप्ट किया था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ देखने का मिलेगा और एक आज के समय का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय मैं विजिट करने जा रहा हूँ। जी। निश्चित रूप से चितकारा ने न केवल टेक्नोलॉजी के साथ जी पर जीवन के हर पहलू को
जहां जिसकी जरूरत है। अभी जैसे मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अभी विजिट किया और अभी उसी में बैठा हम ये जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इतना बढ़िया डिपार्टमेंट जो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो विजुअली हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो आज के समय की आवश्यकता को पूरी करता है। हाँ वैसे ही हर डिपार्टमेंट को मैंने देखा है, यहाँ की भोजनशाला तक को मैंने देखा है, जी यहाँ के प्लेग्राउंड्स को देखा है, जी यहाँ की मेंटेनेंस को मैंने देखा है, यहाँ की एक एक बिल्डिंग के वेराइटीज को मैंने देखा है, आर्किटेक्चरल। तो ये सब चीजें जो हैं वो आने वाले भविष्य के एक श्रेष्ठतम इंस्टीट्यूशन की मैं इसमें सुगंध ले सकता हूँ। और इस चितकारा विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को, जी जहाँ एक एक प्राध्यापक से मेरी बात हुई, और जैसे हम सालों से जानते हैं, क्योंकि आर्ट फील्ड के लोग हैं तो हम एक दूसरे को बहुत नजदीक जानते हैं, ऐसा रहता ही है हमेशा। तो वही विद्यार्थी जो मैं पिछले 50-40 साल तक मैं पढ़ाता रहा, जी तो और बीच में काफी बड़ा गैप रहा, पर मुझे नहीं लगा कि मैंने बीच में 20 साल जो है वो विद्यार्थियों से दूर रह करके वो किए हों। वो सारा आनंद जो है वो इस चितकारा यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया। जी 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 और मैं जो जितना सोचता था उससे कई गुना ज्यादा रंजन जी और उनकी टीम को मैंने देखा है, और मैं उनको बधाई और साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकले हुए बहुत अच्छे आर्टिस्ट मुझे आने वाले समय में आर्ट फील्ड में दिखेंगे। जी धन्यवाद सर, क्योंकि आपका ब्लेसिंग्स एज ए एकेडमिशियन, एज ए सीनियर आर्टिस्ट, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आपका ब्लेसिंग्स, यही हमारा कामना था कि हमारा ऑनरेबल चांसलर, प्रो चांसलर एंड और डॉक्टर अशोक चितकारा एंड डॉक्टर मधु चितकारा एंड मोहित चितकारा सर का यही विजन मिशन है कि ये हम विश्व गुरु के साथ साथ हम लोग आर्ट को या कोई भी विधा में वो आर्ट और टेक्नोलॉजी को उनको डिफरेंट नहीं समझते, इंडिविजुअली अपनी वर्टिकल को महत्व समझते हैं और ये को समाज के लिए स्टूडेंट ओरिएंटेड करते हैं और कोई भी विधा को कम नहीं समझते, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं और हम लोग को टोटली इसमें प्रॉपरली उनको फ्रीडम देते हैं। और हम लोग इसमें नॉट ओनली हम एकेडमिक रिसर्च में भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल में काम करने के सक्षम हो पा रहे हैं, उनका ब्लेसिंग से रहा है, तो इसीलिए हम लोग काम कर पा रहे हैं। विनय सर, आपने ये 2-3 बार आ चुके हैं, आपने विश्वविद्यालय में वर्कशॉप में भी आए थे, आपने स्टूडेंट से मिले, दी क्वालिटी ऑफ दिस, आप जिस जैसे पढ़ते थे और भी इंडिया में, इंडिया बाहर भी आप देखते थे, हमारा विद्यार्थी के लिए आप क्या कहेंगे? आप सभी विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं जो इस चितकारा यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, जहां आपने अध्ययन किया। कला शरीर का हृदय होती है, हार्ट होती है, और जहां हार्ट मजबूत होता है वो इंस्टीट्यूशन बहुत आगे बढ़ता है। जी यहाँ कला बहुत उन्नत तरीके से बच्चों को सिखाई जाती है। जी बच्चों को समाज में किस तरह निर्वहन करें वो शिक्षा यहाँ दी जाती है। प्रोफेशनल विद्यार्थी कैसे बने ये शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो इसलिए वो विद्यार्थी बहुत, और मैंने जैसा सुना कि यहाँ 100% तक प्लेसमेंट विद्यार्थियों का होता है, ऐसा कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की कि जहाँ विद्यार्थियों को जीवन की जीने की कला सिखाई जाती है, उन्हें समाज सुदृढ़ करने की शिक्षा दी जाती है। तो ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं। और रंजन जी, आपका डिपार्टमेंट जी निश्चित रूप से जिस तरह से विद्यार्थियों को आगे बढ़ा रहा है, तो जैसा सर ने बताया, आगे संस्था का नाम करेगा, अच्छा कलाकार बनकर देश का नाम रोशन करेगा। तो मेरी यही कामना है इस इंस्टीट्यूशन से और यहाँ के विद्यार्थियों से कि वो निश्चित रूप से इस संस्था का नाम रोशन करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद विनय सर, धन्यवाद विद्यासागर सर, आप आए और हमारा विद्यार्थी को मार्गदर्शन किए और हमारे साथ वार्तालाप किए। धन्यवाद मीडिया स्कूल को और सभी टीम को, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, चित्रा। नमस्कार।